हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि पृथ्वी पर क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर लगने वाला कोरियोलिस बल वो हमने ज्ञात कर लिया था और वहाँ से एक निष्कर्ष निकाला था, रिजल्ट निकाला था हमने कि यदि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कोई भी वस्तु या कोई भी कण गतिशील है तो उस पर सदैव दाहिनी ओर दिशा में एक बल लगता है जिसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। दाहिनी ओर दिशा में एक बल लगता है जिसको हम कोरियोलिस बल कहते हैं। उसका एक अनुप्रयोग पढ़ा था हमने, नदियों का कटाव हमेशा दाहिनी ओर होता है उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उसके बाद अब पढ़ेंगे हम चक्रवात। चक्रवात कैसे आते हैं वो पढ़ने, सेकंड पार्ट चक्रवात। चक्रवात किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं वो पढ़ने अपन को। अब देखो, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कोई सा भी स्थान है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कोई सा भी स्थान है। अब उस स्थान में उत्तरी गोलार्ध में वो स्थान ये रहा और यहाँ है सर, ये रहा वो स्थान और यहाँ पर है निम्न दाब। क्या है बच्चों? यहाँ पर निम्न दाब। बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, खाने पर बिल्कुल भी नहीं। इधर देखिए, यहाँ पर कैसा दाब है? निम्न दाब। अभी पृथ्वी का ये उत्तरी गोलार्ध है पूरा है सर, ये तो गोला है। हाँ, हम जगह ही तो मान रहे हैं और क्या मतलब है। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में यूँ चलिए, यहाँ से यहाँ पर उच्च दाब है और इधर वाले क्षेत्र पर, सॉरी यहाँ तो निम्न दाब है, इधर वाले क्षेत्र में उच्च दाब है। यहाँ पर भी उच्च दाब है। सर उच्च दाब उत्पन्न हुआ कैसे? हाँ, ये भी पूछने वाली बात है। देखो, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जो गैस है ना, गैस वो वाष्प बनकर, सॉरी जो द्रव होता है वो वाष्प बनकर कहाँ चला जाता है? ऊपर। तो ये यहाँ पर प्राप्त हो जाता है गर्मियों के दिनों उच्च दाब और यहाँ पर ही बच्चों उच्च दाब। उच्च दाब, तो चक्रवात का निर्माण कैसे होता है? यहाँ तो निम्न दाब हो गया और इधर उच्च दाब है। यहाँ पर क्या, जो गैस के अणु बोलो या कोई जल ले लो तो गर्मी की यहाँ पर ज़्यादा थी, तो यहाँ पर अणु थे वह उस ऊर्जा का अवशोषण करके यहाँ से क्या हो गए? उत्सर्जित हो गए, यानी कि यहाँ से विस्तृत हो गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए। अब क्या होगा? इधर तो है उच्च दाब और यहाँ पर है निम्न दाब। अब हमेशा वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। वायु तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, मतलब कोई सी भी गैस उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, और ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, और आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, धनात्मक आवेश तो, और कोई द्रव्यमान उच्च गुरुत्वाकर्षण से निम्न गुरुत्वाकर्षण की ओर। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से कोई गैस जा रही है, पर ये उत्तरी गोलार्ध में है पूरी चीज़ें। यहाँ से कोई गैस जा रही है, मतलब कण जा रहे हैं ऐसे, तो उत्तरी गोलार्ध में वो कोरियोलिस बल लगेगा और ऐसे हम उड़ जाएंगे सर दाहिनी ओर। पक्का? हाँ सर। फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है तो इसका दाहिनी ओर ये हो गया सर। ओके, फिर सर ये ऐसे आया तो इसका दाहिनी ओर सर, ये यहाँ से ऐसे मुड़ गया सर, ये यहाँ आया सर तो इसका दाहिनी ओर ये हो गया। तो ये कौन सा चक्रवात बना? उत्तरी गोलार्ध में वामाव्रत चक्रवात बना, वामाव्रत दिशा में। कौन सी दिशा में? वामाव्रत। वामाव्रत, इसका घूर्णन कैसे हो रहा है? वामाव्रत दिशा में। पक्का बच्चों? अब ये कैसे बना सुनो, यहाँ पर ये क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में, इस जगह पर सूर्य किरणें गिरी, यहाँ की गैस ने, अणुओं ने या जो जल है उसने उससे ऊर्जा ली और वहाँ से यहाँ से कहाँ चले गए? विस्तृत हो गए। तो यहाँ निम्न दाब हो गया और साइड में ऐसा सर उच्च दाब हो गया। तो इधर वाली गैस भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, इधर वाली भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उधर वाली भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, मेरी वाली भी, मतलब मेरी वाली नहीं, मेरी तरफ वाली गैस भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। तो जैसे ही तुम्हारी तरफ वाली ये आएगी तो हमने बोला उत्तरी गोलार्ध में क्षैतिज दिशा में कोई गति कर रहा है, क्षैतिज दिशा में कोई गति कर रहा है तो हमेशा उस पर बल लगता है दाहिनी ओर। तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा, ये वाला ऐसे मुड़ जाएगा, ये वाला ऐसे मुड़ जाएगा, ये वाला ऐसे मुड़ जाएगा, तो इस पर इस प्रकार से बल लगेगा। तो ये ऐसे वामाव्रत दिशा में। तो ये सारी घटना कहाँ की है सर? उत्तरी गोलार्ध की। कहाँ की घटना है? उत्तरी गोलार्ध की। फटाफट इसको बनाओ और जो हम कह रहे हैं वो लिखो, हम जो बता रहे हैं उसको लिखिए आप। लिखो, जब पृथ्वी के किसी स्थान पर अत्यधिक गर्मी या किसी अन्य कारण से, जब पृथ्वी के किसी स्थान पर अत्यधिक गर्मी या किसी अन्य कारण से, अत्यधिक गर्मी या अन्य किसी कारण से
न्यून दाब उत्पन्न होता है, न्यून दाब उत्पन्न हो जाता है, न्यून दाब उत्पन्न हो जाता है, न्यून दाब उत्पन्न हो जाता है, तो वायु अधिक दाब वाले क्षेत्र से, तो वायु अधिक दाब वाले क्षेत्र से, तो वायु अधिक दाब वाले क्षेत्र से न्यून दाब वाले क्षेत्र की ओर, न्यून दाब वाले क्षेत्र की ओर, न्यून दाब वाले क्षेत्र की ओर अत्यधिक वेग से प्रवाहित होने लगती है, न्यून दाब वाले क्षेत्र की ओर अत्यधिक वेग से प्रवाहित होने लगती है, अत्यधिक वेग से प्रवाहित होने लगती है, अत्यधिक वेग से प्रवाहित होने लगती है, अत्यधिक वेग से प्रवाहित होने लगती है। वायु के कणों पर, वायु के कणों पर, वायु के कणों पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, वायु के कणों पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, वायु के कणों पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर लगता है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर लगता है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर लगता है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर लगता है। आगे लिखिए, कोरियोलिस बल के कारण वायु के कण, 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 वायु के कण सर्पिलाकार पथ पर गति करने लगते हैं, सर्पिलाकार पथ पर गति करने लगते हैं, ऐसे सर्पिलाकार पथ पर गति करने लगते हैं, जिससे चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जिससे चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जिससे चक्रवात की उत्पत्ति होती है, जिससे चक्रवात की उत्पत्ति होती है। लिख लिया। अगली लाइन से लिखना, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वामाव्रत दिशा में मुड़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वामाव्रत दिशा में मुड़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वामाव्रत, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मुड़ते हैं, मुड़ते हैं या बनते हैं, से लिखिए मुड़ते हैं, कोष्ठक में लिखिए बनते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात दक्षिणाव्रत दिशा में मुड़ते हुए बनते हैं, दक्षिणाव्रत ऐसे बनेंगे, दक्षिणाव्रत दिशा में मुड़ते हुए बनते हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात दक्षिणाव्रत दिशा में मुड़ते हुए बनते हैं। ये तो गया बच्चों चक्रवात वाला टॉपिक। अब उत्तरी गोलार्ध में गैस ऐसे आ रही तो इसके दाहिनी ओर बल लगेगा, ऐसे नहीं कि एकदम से लगेगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे मुड़ेगी ये ऐसे, फिर ये भी यहाँ से धीरे धीरे ऐसे मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, तो फिर इस प्रकार से जहाँ न्यून दाब है ना, न्यून दाब उसके चारों ओर इस प्रकार से क्या बनेगा, चक्रवात बहुत ऊपर तक का, जिसको हम छोटे से चक्रवात जिसे हम बरबुड़ा बोलते हैं और गर्मियों के दिनों में उत्पन्न होते हैं ना, वैसे ही है। पर ये बहुत भारी होता है चक्रवात, इससे तो बहुत हानि भी होती है, बहुत खतरनाक होता है ये चक्रवात। ठीक है, कभी कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं, बड़े वाले तो जिनका वेग ज़्यादा हो चक्रवात, वो तो बहुत हानिकारक होते हैं बच्चों, घुमावदार हवा होती है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया अपना चक्रवात वाला टॉपिक खत्म। अब कोरियोलिस बल का भी तो हमने एक पढ़ा है, कौन सा, क्षैतिज दिशा में गतिशील कण पर लगने वाला कोरियोलिस बल, जब क्षैतिज दिशा में गतिशील हो। ठीक है, कौन सी दिशा में गतिशील हो, क्षैतिज दिशा में। उसके दो चीज़ें पढ़ी हमने, एक तो चक्रवात पढ़ा, एक नदियों का कटाव पढ़ा, एक तो चक्रवात पढ़ा और एक नदियों का कटाव पढ़ा। अब कोरियोलिस बल के प्रभाव में सेकंड टॉपिक आता है अपना
कोरियोलिस बल के प्रभाव में सेकंड टॉपिक आता है। अब जो कण गति कर रहा होगा वो ऊर्ध्वाधर दिशा में करेगा, उसको स्वतंत्रता पूर्वक हम नीचे छोड़ेंगे, ऐसे स्वतंत्रता। एक ऊपर फेंकने वाला भी आएगा। तो सेकंड टॉपिक डालिए आप, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करते हुए पिंड पर, गति करते हुए पिंड पर लगने वाला कोरियोलिस बल, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, नीचे की ओर गतिशील कण, नीचे की ओर गतिशील कण या पिंड पर लगने वाला कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल। ये 2010, 2013, 2017 और 2019 में आ चुका है बच्चों। पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गतिशील पिंड या कण पर लगने वाला कोरियोलिस बल, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कोरियोलिस बल का प्रभाव, लगने वाले कोरियोलिस बल का प्रभाव, लगने वाले कोरियोलिस बल का प्रभाव। ध्यान से समझिएगा, हम केवल क्या है इसको नगण्य मान लेते हैं जब भी हम ऊर्ध्वाधर गति का अध्ययन करते हैं। सुनिए, ये है पृथ्वी, धरती माता, प्रणाम माता, ये ऐसे, और यहीं पर है वह जहाँ से हम इसको ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर छोड़ रहे हैं। ये धरातल की बात कर रहे हैं, ये धरातल 37, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या होगा, किसके अधीन गति होगी, गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन गति, गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन गति का मतलब A बराबर क्या होगा सर, G। अब इसका यहाँ पर छोड़ा m द्रव्यमान का कण है और इसका प्रारंभिक वेग, कौन सा वेग, प्रारंभिक वेग बराबर u है, प्रारंभिक वेग बराबर क्या है, u, और ये है इसकी ऊंचाई h। जब यदि कोरियोलिस बल नहीं लगे तो हम बोलें कि ये पिंड है ना, पिंड कण है या पिंड मान लो m द्रव्यमान का, वो बिंदु A से कहाँ टकराएगा, इस जगह पर, ये O। लेकिन कोरियोलिस बल के इफेक्ट के कारण अब देखते हैं कहाँ जाके गिरेगा, वो तो पता करेंगे ना अपन, क्यों टेंशन ले रहे हो इस बात का। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की अधीन गति A बराबर G हो गया, और ये तो कौन है सर, ये तो पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है। इधर तो बात करेंगे हम आई कैप की और इधर बात करेंगे माइनस आई कैप की। जो ऊर्ध्वाधर ऊपर जाऊंगा तो ऊर्ध्वाधर ऊपर जाऊंगा तो ऊर्ध्वाधर ऊपर जाऊंगा तो मैं के कैप डायरेक्शन लूँगा, और नीचे आऊँगा ऊर्ध्वाधर तो माइनस के कैप डायरेक्शन लूँगा, नीचे के लिए माइनस के कैप डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। हाँ सर, नीचे की ओर क्या आएगा, माइनस के कैप, और ऊपर जाएगा तो प्लस के कैप। अब मैंने आपको बोला था कि एक निर्देश तंत्र होता है स्थिर, जिसमें तो आई कैप, जे कैप, के कैप लेते हैं, और एक और निर्देश तंत्र होता है जो घूर्णन गति कर रहा होता है, उसको हम डैश से लेते हैं। तो ये तो आई कैप डैश बन जाएगा बच्चों, ये माइनस आई कैप डैश, ये के कैप डैश, और ये माइनस के कैप डैश। पक्का सर? हाँ सर। अब देखिए इधर इसको नीचे छोड़ रहे हैं तो देखते हैं कि ये यहाँ आएगा या इधर आएगा या फिर इसी जगह पर आएगा, वो अपन को ज्ञात करना है। मतलब ये पूर्व की ओर विस्थापित होता है या पश्चिम की ओर। मतलब ऐसे सुनिए,
ये यहाँ पर धरती माता सतह, ये उत्तरी गोलार्ध यहाँ तक का, ये उत्तरी गोलार्ध। इसी उत्तरी गोलार्ध में ये तो हो गया तुम्हारी तरफ से, ये तो पूर्व, ये हो गया पश्चिम। मैंने यहाँ पर पिंड को छोड़ा। अब धरातल तो यूँ है ना सर, यूँ तो ऊपर की ओर तो क्या लेते हैं के केप। बोला था मैंने पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर के केप लेते हैं और नीचे की ओर माइनस के केप। तो इस दिशा में तो क्या आएगा आई केप, और इस दिशा में तो आई केप, मेरी तरफ के जे केप, इधर माइनस आई केप और उधर माइनस जे केप। और ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तो क्या आएगा माइनस के केप, और नीचे सॉरी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तो के केप और नीचे की ओर माइनस के केप। पक्का? हाँ सर। अब चलो इसके बारे में लिखिए आप। माना पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर, माना पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर, माना पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड, स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड, स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड स्मॉल h ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, स्मॉल h ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, स्मॉल h ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। इसी के बारे में लिखना है जो यहाँ दिखता है। द्रव्यमान कितना है m, ऊंचाई कितनी h, स्वतंत्रता पूर्वक गिरा है। ऐसे फेंका नहीं है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा तभी तो हम प्रारंभिक वेग u लेंगे, तभी तो हम प्रारंभिक वेग क्या लेंगे u। तो देखो इधर, एक मिनट इधर देखिए आप। माना पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध पर स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड स्मॉल h ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है। बिल्कुल गिर रहा है। प्रारंभिक वेग 0, ऊंचाई h है और द्रव्यमान कितना है m। अब t समय पश्चात ये कहाँ पहुँच जाता है तो उसको ज्ञात करते हैं। तो लिखिए आप, t समय पश्चात पिंड का वेग, t समय पश्चात पिंड का वेग t समय पश्चात पिंड का वेग गति की प्रथम समीकरण से, t समय पश्चात पिंड का वेग, t समय पश्चात पिंड का वेग गति की प्रथम समीकरण से, ये रही सर v वेक्टर बराबर u वेक्टर और ये g और ये t। आ गया सर। ये a है, a टेंशन वाली बात नहीं, a वेक्टर, चूँकि u वेक्टर इक्वल टू क्या है 0, और इस वेग को क्या लिखूंगा मैं, v वेक्टर को लिख दूंगा मैं v डैश वेक्टर, और त्वरण को, जो त्वरण है a वेक्टर, वो कहाँ रहा है नीचे की ओर, तो a वेक्टर को लिखूंगा माइनस g के कैप डैश। ये तो परिमाण है, दिशा कौन सी है, डायरेक्शन कौन सी है, माइनस जी। तो इधर देखिए, तो v डैश वेक्टर इक्वल टू माइनस जी के कैप डैश इंटू टी। तो मैं बोलूँगा v डैश इक्वल टू माइनस जी टी और सर ये के कैप डैश। ये वेग आ गया सर समीकरण 1 से। अब जब हमारे पास किसी कण का वेग हो और वो उत्तरी गोलार्ध में चल रहा हो तो उस पर कोरियोलिस बल का सूत्र ज्ञात कर, उस पर कोरियोलिस बल जो लग रहा है उसको ज्ञात करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं एफ सी इक्वल टू माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर, ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर। ये लिखिए आप, और ये लिखने के बाद जो हम लिखा रहे हैं उसको सुनिए ध्यान से। चलिए अब आगे बात करें समीकरण 1 के बाद। तो लिखिए आप, ये जो बात घटना हो रही है ना, ये लैम्ब्डा अक्षांश स्थान पर हो रही है। कौन से स्थान पर, लैम्ब्डा अक्षांश, मतलब ये पृथ्वी है ना, इसके इस उत्तरी गोलार्ध में ये सारी घटना इस जगह हो रही है। तो ये कितना हो गया, लैम्ब्डा हो गया। यहाँ लैम्ब्डा इक्वल टू 0 होता है, यहाँ लैम्ब्डा इक्वल टू 90 होता है। पक्का बच्चों? हाँ सर। तो लैम्ब्डा अक्षांश स्थान पर, और वहाँ का कोणीय वेग कितना होता है सुनिए। तो लिखिए आप, उत्तरी गोलार्ध में लैम्ब्डा अक्षांश स्थिति पर, उत्तरी गोलार्ध में लैम्ब्डा अक्षांश स्थिति पर, ये धरती माता है, फिर बता दें हम ऐसे पूरा। उत्तरी गोलार्ध में लैम्ब्डा अक्षांश स्थिति पर, लैम्ब्डा अक्षांश स्थिति पर पृथ्वी का कोणीय वेग,
पृथ्वी का कोणीय वेग, ओमेगा वेक्टर इक्वल टू ओमेगा कोस लेमडा आई केप डैश प्लस ओमेगा साइन जे केप डैश प्लस ओमेगा साइन लेमडा के केप डैश। ओमेगा वेक्टर बराबर ओमेगा कोस लेमडा जे केप डैश प्लस ओमेगा साइन लेमडा के केप डैश, यही है। हाँ सर, ये आ गया। लिखना चाहो तो समीकरण 2, ये मेरे हिसाब से इसको नाम दो ही मत, तुम डायरेक्ट मान रखेंगे, इसको भी एक मत दो, इसको मत। अब क्या लिखे, बल निकाले, तो लिखो आप, अतः पिंड पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, अतः पिंड पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, अतः पिंड पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण लगने वाला कोरियोलिस बल, लगने वाला कोरियोलिस बल, लगने वाला कोरियोलिस बल, लगने वाला कोरियोलिस बल, लगने वाला कोरियोलिस बल। देखिए आप आगे बच्चों, बरसात आ गई है, आप थोड़ा सा आवाज़ का रखें और बिल्कुल बहुत प्यारी आवाज़ आएगी। तो क्या लिखा है मैंने, अतः पिंड पर पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण लगने वाला कोरियोलिस बल एफ सी वेक्टर इक्वल टू -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर। तो ये एफ सी बराबर -2m, इसके बारे में लिखे बच्चों, तो ये हो गया आई केप डैश, जे केप डैश और ये हो गया के केप डैश। ओमेगा की वैल्यू क्या है वो पहले लिखनी है, पहले ओमेगा लिखना है, फिर ओमेगा डैश वी डैश वेक्टर लिखना है। तो ये तो 0 ओमेगा कोस लेमडा और ये ओमेगा साइन लेमडा। वी डैश की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, वी डैश के केप में था, बाकी सब 0 था, वो कितना था -gt, कितना था बच्चों -gt। अब चलिए इसी को आगे हल करें, तो एफ सी वेक्टर इक्वल टू -2m आई केप, आई केप तो हो गया, इन दोनों का वज्रगुणन करोगे तो ये 0, ये भी 0, माइनस जे केप, सर ये भी 0 और ये भी 0, प्लस के केप डैश, हर जगह क्या है इनके डैश है, पक्का। ये तो 0 गया, प्लस के केप डैश की बात करूं मैं, इधर देखिए आप, बरसात आ रही है तो आने दीजिए, आप इधर देखते जाइए बस, प्लस के केप डैश, तो ये क्या हो गया सर, ये 0, ये भी 0, ये भी 0। इसको हल किया तो यहाँ पर थोड़ा सा हल करोगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ये बच्चों हमसे, तो ये क्या मिलेगा, ये तो -gt ओमेगा कोस लेमडा -0, ये इससे तो मिल जाएगा, इससे 0 हो जाएगा, माइनस जे केप तो 0 -0 प्लस के केप 0 -0 आ गया बच्चों। देखिए देखिए रुकिए, देखिए ध्यान से देखिए, एफ सी वेक्टर इक्वल टू -2m, ये मिलेगा आपको -gt ओमेगा कोस लेमडा आई केप डैश, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2mgt ओमेगा कोस लेमडा और ये आई केप डैश आ गया बच्चों। हाँ, ये बल तो केवल इतना सा बताएगा आपको कि ये कौन सी दिशा में गतिशील होगा, ये कौन सी दिशा में गतिशील होगा, और इसको मैं नाम दूंगा समीकरण 1। क्या नाम दूंगा इसको, समीकरण 1। मतलब ये आई केप ये बता रहा है कि ये जो कण इधर गिरने वाला है, इस पर बल लग रहा है पूर्व दिशा में, तो ये यहाँ जाएगा, और ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ओ और ये हो गया बी, ये एक्स डायरेक्शन में कितना विस्थापित हुआ एक्स डायरेक्शन में। तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि यदि हम किसी भी वस्तु को उत्तरी गोलार्ध में स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ें तो वो ऐसे ना गिरकर वह ऐसे गिरेगा इस दिशा में, और ये विस्थापन आ जाएगा एक्स। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, साइड में हटिए आप लोग, मतलब साइड में हटने का मतलब है कि बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान रखना है आपको। देखिए आप, मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरे से कह रहे हो कि साइड में हटिए, -2mgt ओमेगा कोस लेमडा आई केप डैश आ गया।
चलो आगे लिखिए, अतः स्पष्ट है कि पिंड पर, अतः स्पष्ट है कि पिंड पर, अतः स्पष्ट है कि पिंड पर लगने वाला कोरियोलिस बल, अतः स्पष्ट है कि, ऐसे लिखिए पूरा, अतः स्पष्ट है कि स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, अतः स्पष्ट है कि स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर अतः स्पष्ट है कि स्वतंत्रता पूर्वक ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने वाले पिंड पर, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरने वाले पिंड पर लगने वाला कोरियोलिस बल, लगने वाला कोरियोलिस बल, लगने वाले कोरियोलिस बल की दिशा, लगने वाले कोरियोलिस बल की दिशा पूर्व की ओर है, पिंड पर लगने वाले कोरियोलिस बल की दिशा पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है। अतः पिंड पूर्व दिशा में विस्थापित होगा, अतः पिंड पूर्व दिशा में विस्थापित होगा, अतः पिंड पूर्व दिशा में विस्थापित होगा। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में विस्थापित होगा। लिख लिया? अगले लाइन से लिखिए आप, कोरियोलिस बल का परिमाण लेने पर, समीकरण 1 तो ये आ गई, कोरियोलिस बल का परिमाण लेने पर, 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 तो वो क्या मिलेगा? एफ सी वेक्टर बराबर 2m जी टी ओमेगा कोस लेमडा। दिशा की तो बात हो ही गई, दिशा तो हट ही जाएगी। ये आ गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 तो कौन सी आई जिससे हमने स्पष्ट करवाया वह, अब आ गए समीकरण 2। अब सुनो, बल लग रहा है तो पिंड न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या होता है? बराबर m में। अब एक और बात बताऊं, बल की दिशा पूछे तो वो तो बता दो पूर्व की ओर लग रहा है, और यदि वो पूछे कितना विस्थापित हुआ है, कितना विस्थापित हुआ है, तो वह ज्ञात करने के लिए हम अब चलेंगे न्यूटन की गति की समीकरण पर। किस पर? न्यूटन की गति की द्वितीय समीकरण से। तो हम लिखेंगे न्यूटन की गति की द्वितीय समीकरण से। क्या कहती है न्यूटन की गति की समीकरण? ए बराबर एम ए वेक्टर, इसी को लिख देते हैं हम, ए बराबर एम ए को लिख देते हैं एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये लिख देते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ सर। अब होगा क्या? ये तो गई समीकरण 3। बात करते हैं, हमें विस्थापन निकालना है, विस्थापन x। तो एक बात बताओ, त्वरण का एक बार समाकलन करूं तो वेग मिलेगा, और वेग का एक बार और समाकलन कर दूं तो विस्थापन आ जाएगा। उल्टा यही तो करते हैं, विस्थापन का एक बार हम अवकलन करते हैं तो वेग मिलता है, और वेग का एक बार और अवकलन करें तो फिर क्या मिलता है? त्वरण। विस्थापन का एक बार अवकलन करोगे तो वेग मिलेगा, वेग का एक बार फिर अवकलन करोगे तो त्वरण मिलेगा, त्वरण का एक बार समाकलन करोगे तो वेग मिलेगा, और वेग का फिर एक बार समाकलन कर दोगे तो विस्थापन मिल जाएगा। तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, तो एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम जी टी ओमेगा कोस लेमडा। इससे तो ये गया, तो अपने पास क्या आया? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 2 कहाँ गए? ये रहा ना सर, 2 जी टी ओमेगा कोस लेमडा। ठीक है बच्चों, ये आ गई अपनी समीकरण कौन सी? 4। कौन सी समीकरण आ गई बच्चों? 4। समीकरण 4 क्या है? त्वरणीय है। ये समीकरण 4 क्या है बच्चों? त्वरणीय है। ये समीकरण 4 तक पहुंच गए हम। अब समीकरण 4 का हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, सॉरी समाकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। तो लिखिए आप, समीकरण 4 का टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, क्या करने पर बच्चों? समाकलन करने पर। समीकरण 4 का टी के सापेक्ष समाकलन
करने पर। अब इसका क्या करना है हमको, समीकरण 4 का t के सापेक्ष समाकलन करने पर। अब करते हैं बच्चों इसका समाकलन। आप सब जानते हैं चार दो प्रकार का समाकलन है, एक तो निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। लिमिट लेते हैं तो निश्चित हो जाता है, लिमिट नहीं लेते हैं तो अनिश्चित हो जाता है। पक्का बच्चों? हाँ सर, इसको तो हमने मिटा दिया, आगे काम आएगी तो ले लेंगे, फिर दिमाग में रहता है सर इतना सा। चलो d2 इसका समाकलन करोगे तो क्या बनेगा, dx बाई, थोड़ा इधर, dx बाई dt, dx बाई dt, और ये बन जाएगा 2g और ये ओमेगा कोस लेमडा इंटू इसका होगा t का t स्क्वायर बाई 2 प्लस ले लिया मैंने c। तो dx बाई dt बराबर g ओमेगा, तो मैं उसको आगे ले लेता हूँ, t स्क्वायर जी ओमेगा कोस लेमडा प्लस सी। अब जो ये सी है ना, सी इसकी वैल्यू निकाल दे प्रारंभिक स्थितियों से। किससे? प्रारंभिक स्थितियों से। तो मैं बात करूं, इसके बाद देखिए समीकरण कितने आ गए, 4 तो ये 5 समीकरण। अब देखो, ओ माय गॉड, इधर देखिए t बराबर 0 पर, t बराबर वेग dx बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है, 0। प्रारंभिक वेग 0 होता है। इस मान को समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखें तो ये तो क्या बन जाएगा 0, और t बराबर 0 रखूँगा तो ये भी 0 का स्क्वायर जी ओमेगा कोस लेमडा प्लस सी, तो c बराबर क्या आ गया 0। ओके बच्चों, c का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखूँ तो ये बनेगा dx बाई डी टी, और ये t स्क्वायर जी ओमेगा कोस लेमडा आ गया। c तो क्या हो गया 0। अभी आ गई समीकरण, इसका क्या करें, समीकरण का एक बार 0 भी रख दो यार, वैसे काला काला पूरा हाथ हो गया। dx बाई डी टी स्क्वायर जी ओमेगा कोस लेमडा। इसका क्या करूँ मैं, एक बार फिर वापस समाकलन कर देता हूँ। t के सापेक्ष समाकलन करने पर, ये t के सापेक्ष क्यों बोल रहे हो सर आप, समाकलन करते कैसे, इसको उधर भेज दो जिससे हो जाएगा यार। dx तो यहीं रख दो, जी ओमेगा कोस लेमडा, और ये t स्क्वायर ये डी टी, डायरेक्ट लिख दो मैं समाकलन करने पर। उसका भी जैसे किया था सर, हाँ, तो t के सापेक्ष को गोली मार दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो x हो जाएगा, ये g ओमेगा कोस लेमडा, और ये t की पावर 3/3 प्लस c। तो x इक्वल टू क्या है, t की पावर 3/3 जी ओमेगा कोस लेमडा प्लस c। ये c के पदों में आ गया। अरे बोलो बच्चों, हाँ सर। अब इसी के आगे बात करें, c की वैल्यू, c तो निकालना पड़ेगा, कांस्टेंट है ना। अब विस्थापन की बात करते हैं। क्या बात करें, t बराबर 0 पर, देखो जब t बराबर 0 तो उसने चलना प्रारंभ नहीं किया तो वेग भी 0, जब t बराबर 0 है तो उसने चलना प्रारंभ भी नहीं किया तब वेग 0 है, वेग 0 है तो विस्थापन भी क्या होगा 0। t बराबर 0 पर x बराबर 0 होता है, अतः इस मान को समीकरण, इसको नाम दे दो 6, इस मान को समीकरण 6 में रखने पर x बराबर t की पावर 3/3
जी ओमेगा कोस लेमडा प्लस 0। तो ये x ही आ गया सर हमारे पास। क्या आ गया? x। बहुत काला काला हो रहा है यार बोर्ड। तो लिखिए आप ये। अब ये क्या आया? x बराबर t की पावर 3/3 जी ओमेगा कोस लेमडा। ये विस्थापन आ गया। वो क्या आ गया बच्चों? विस्थापन। ठीक है? हाँ सर। लेकिन ये विस्थापन किसके रूप में? विस्थापन x समय t के पदों में है। इसके बाद की कार्रवाई करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी भी और भी है। अभी तो क्या है? t²/3 जी ओमेगा कोस लेमडा। इसको समीकरण पहले कितने हैं अपने पास? सर इससे पहले समीकरण आई थी अपने पास 6, तो इसको नाम दे दीजिए आप 7। ठीक है? धन्यवाद।